इवनिंग बच्चों, आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक तार है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। उस वायर का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के चारों तरफ बनता है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरा है, एक धारावाही तार है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसको मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड में तो वो है ही, लेकिन किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है। तो उस वायर पर एक फोर्स लगता है इस एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। उस फोर्स का क्या वैल्यू होगा और वो फोर्स किस तरह लगता है, इन सब बातों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। किसी करंट कैरिंग वायर को, फिर से सुनिए, किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके अपने फील्ड में तो वो है ही, लेकिन उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे के फील्ड में रखते हैं तो उस एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा उस तार पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक बात फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी बहुत सारे वेक्टर को एक साथ किस तरह जोड़ेंगे। तो उसको जोड़ने का तरीका है पॉलीगॉन लॉ, यानी सदिशों के जोड़ का बहुभुज नियम। पॉलीगॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुभुज। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 वेक्टर लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। ये पांचों वेक्टर हेड टेल पोजीशन में है। इसके हेड पर बी का टेल है, बी के हेड पर सी का टेल है, यानी ये सारे वेक्टर हेड टेल पोजीशन में रखा हुआ है। तो अगर इस सारे वेक्टर को जोड़कर एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाए तो वो हमेशा पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स placed in head tail position and we have to find the value of resultant vector, then resultant vector is always from the tail of first vector to the head of last vector. That means resultant vector is equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E. क्लियर है? यहां पर 500 वेक्टर भी रहेगा हेड टेल पोजीशन में, तो रिजल्टेंट कहां से कहां होगा? पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाला वेक्टर। सेकेंड है, मान लीजिए एक छोटा सा लेंथ है डीएल। ये डीएल क्या है? बहुत छोटा सा लेंथ है, तो ये लेंथ तो बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। अब इस डीएल को अगर हम वेक्टर माने तो इसका डायरेक्शन आगे रखोगे या पीछे रखोगे? किधर रखोगे वेक्टर डीएल का डायरेक्शन? ये डीएल तो एक छोटा सा लेंथ है जो कि स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, क्योंकि डीएल लेंथ कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। हाँ, एक बड़ा सा अगर लेंथ है तो वो टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक छोटा सा लेंथ है डीएल, तो यह डीएल लेंथ हमेशा स्ट्रेट होगा। अगर इसको हम वेक्टर डीएल कहें तो इसका डायरेक्शन आगे होगा या पीछे, तो यह डिपेंड करेगा करंट पर। अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है आगे की ओर, तो वेक्टर डीएल का डायरेक्शन आगे होगा। अगर करंट उधर से फ्लो हो रहा है तो वेक्टर डीएल का डायरेक्शन इधर होगा। यानी करंट डिसाइड करता है किसी लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन। अब जैसे ये एक सीधा तार है, देखो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना। इस वायर का लेंथ है एल। अब इस एल को अगर हम वेक्टर एल माने, देखिए हमेशा स्ट्रेट वायर को ही हम वेक्टर मान सकते हैं, टेढ़ा तार को हम वेक्टर नहीं मान सकते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर है, इसका जो लेंथ है एल, इसको हम वेक्टर मानेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर रखेंगे? तो इसका डायरेक्शन या तो आगे होगा या फिर इधर पीछे होगा। यह निर्भर करेगा कि इसमें करंट का बहाव किधर है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो लेंथ वेक्टर आगे होगा, अगर करंट उल्टा फ्लो हो रहा है तो लेंथ वेक्टर पीछे होगा। यह एक टेढ़ा तार है, अब देख पा रहे हैं यह तार स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा वायर है। इस टेढ़े वायर में बहुत सारा डीएल वेक्टर ले सकते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा लिया डीएल। अब इस डीएल का डायरेक्शन किधर रखेंगे?
तो मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इस तार में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो ये वेक्टर डीएल का डायरेक्शन इधर होगा। इसके बाद जो डीएल होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। उसके बाद जो डीएल लेंगे उसका डायरेक्शन इधर होगा। जैसे जैसे करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में ये डीएल होते जाएगा। तो इस टेढ़े वायर में करोड़ों अरबों खरबों डीएल होगा। सारे डीएल, ये देखिए, ये पहला डीएल, ये दूसरा डीएल, ये तीसरा डीएल, ये चौथा डीएल, इस तरह से हजारों करोड़ों डीएल होगा। सारे डीएल वेक्टर को अगर जोड़ा जाए, यानी डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, तो इसमें तो बहुत सारा अनगिनत डीएल है। तो इसलिए अगर डीएल वेक्टर को हम इंटीग्रेट करें यानी जोड़ दें तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? तो पॉलीगॉन लॉ से ये सारा वेक्टर हेड टेल पोजीशन में है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से, यानी इस वायर का जो ये टर्मिनल है ए, यही फर्स्ट वेक्टर का टेल है, यहां से लास्ट वेक्टर के हेड को सीधा सीधी मिलाने वाला वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हम एल डैश करें तो वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन होगा वेक्टर एल डैश। क्लियर हुआ? यानी अगर कोई तार टेढ़ा है, अगर कोई वायर टेढ़ा है और इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जितना भी डीएल वेक्टर होगा, जितना भी डीएल वेक्टर होगा सबको अगर हम इंटीग्रेट करें वेक्टर डीएल को, तो उसका इंटीग्रेशन करके सारे डीएल वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सीधा पहले टर्मिनल ए से दूसरे टर्मिनल बी को सीधा आप मिला देंगे, तो ये वेक्टर को हम एल डैश मान लेते हैं, तो एल डैश के बराबर होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, मान लीजिए एक सर्कुलर वायर है, यह एक वृत्ताकार तार है जिसका रेडियस है r। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी तो बहुत सारा डीएल वेक्टर होगा। डीएल वेक्टर, फिर देखो डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, बहुत सारा डीएल वेक्टर होगा जो इस तरह से होगा। सारे डीएल वेक्टर को अगर इंटीग्रेट करें तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो डीएल डीएल इस तरह से सर्किल में है ये, अगर यहां पर आकर खत्म होता तो रिजल्टेंट कहां से कहां होता? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, ये रिजल्टेंट होता। लेकिन इसमें तो क्या हुआ है कि सारा डीएल आके फिर वहीं पे एक क्लोज लूप बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। अगर इस सारे वेक्टर को जोड़ेंगे तो पहला वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आके सट गया है। अगर इस बीच में गैप रहता तो वही गैप रिजल्टेंट होता। जैसे यहाँ पर देखो 3 वेक्टर मैंने लिया हेड टेल पोजीशन में, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? ये जो गैप बच गया इसी गैप के बराबर होगा रिजल्टेंट। लेकिन अगर यह गैप भी भर जाए, ये पूरा एक क्लोज पॉलीगॉन बना दे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 आएगा। तो वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए 0 होगा, क्योंकि जब लूप क्लोज हो गया तो सारे डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन 0 आएगा। लेकिन अगर हम स्केलर डीएल का इंटीग्रेशन करें, ये तो वेक्टर डीएल है, ध्यान से देखिए इस पे एरो है, इस पे एरो नहीं है। अगर केवल डीएल लेंथ का हम इंटीग्रेशन करें तो जितना डीएल लेंथ होगा सबको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सर्किल का लेंथ आएगा, यानी 2πr के बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर, जहां r इसका रेडियस है। तो यही फर्क होता है स्केलर डीएल और वेक्टर डीएल के इंटीग्रेशन में। वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन 0 होगा क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन 0 होगा, जबकि स्केलर डीएल का इंटीग्रेशन हमेशा टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। टेढ़ा तार के लिए वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को मिलाने वाला वेक्टर, यानी एल डैश हो जाएगा। ठीक है। और अगर स्ट्रेट वायर है तो इसमें जितना भी डीएल वेक्टर होगा सबको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा एल वेक्टर आएगा, क्योंकि यहां देखो स्ट्रेट वायर है, ये डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड पर आएगा, यानी ये यही वेक्टर आ जाएगा, इसको हम एल वेक्टर कहते हैं, तो सीधा एल हो जाएगा। मान लो यह एक तार है, इस तार में आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो वीडी होगा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
इसके बारे में आपको हम डिटेल पढ़ाए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। मान लेते हैं n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये स्मॉल n को देखिए क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब हुआ प्रति एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में इस तार में तो पूरा भरा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मेटल का वायर है तो इसके अंदर दुनिया भर का फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, बहुत छोटे से वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करेंट डेंसिटी J बराबर होता है करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वायर में I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो करंट पर यूनिट एरिया हो जाएगा I बाई ए को कहते हैं J, करंट डेंसिटी। और J का एक और फॉर्मूला था NeVd, जहां N है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सारा फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां से चूंकि J बराबर I बाई ए होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, J इंटू ए। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। देख रहे हैं हर जगह पर फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। एक चार्ज पार्टिकल है Q जो v वेलोसिटी से इस फील्ड में घुस गया। मैग्नेटिक फील्ड B में यह चार्ज पार्टिकल मोशन करते हुए, यानी इसका वेलोसिटी v है, इस तरह से इसमें इंटर होता है, प्रवेश होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B करके देखो, V से B उंगली घुमा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, अपवर्ड होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है देखिए, ध्यान से समझिएगा, पूरा समझने वाला टॉपिक है। यह एक वायर है, देख रहे हैं, यह एक तार है, यह तार यहां तक है, देख सकते हैं। और यह तार एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। यह तार किस में रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इस वायर में I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यह वायर कैसा है, टेढ़ा तार है। इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। चूंकि वायर में करंट है तो इस वायर के चारों तरफ इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बताए थे हम कि अगर किसी तार में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये हम नहीं बताए थे, ये ऑर्स्टेड ने बताया था, ठीक है। लेकिन इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस वायर का अपना फील्ड नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल फील्ड है और यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, एक समान है। तो एक धारावाही तार को मैंने एक बाहरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, यानी एक करंट कैरिंग वायर को मैंने कहाँ रखा है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम ये कह रहे हैं कि यह फील्ड क्या करेगा, इस वायर पर फोर्स लगाएगा। यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस करंट कैरिंग वायर पर बल लगाता है। अगर इस वायर में करंट है तो फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा, और अगर करंट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस फोर्स का वैल्यू कैसे निकालें, तो इस फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसका लेंथ मान लेते हैं dl। यह dl क्या है, वायर का, इस तार का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है। अगर इस टुकड़े dl पर लगने वाला फोर्स df, चूंकि पूरे तार पर f फोर्स लग रहा है,
पूरे तार पर लगने वाला फोर्स F है तो एक छोटे से हिस्से पर लगने वाला फोर्स DF होगा। अगर हम DF निकाल के इंटीग्रेट कर दें तो F का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम DF निकाल के उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको F का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया DL, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया A है। तो ये जो एलिमेंट है छोटा सा DL, इस DL एलिमेंट के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, देख पा रहे हैं। क्योंकि पूरे तार में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस छोटे से टुकड़े में भी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस छोटे से टुकड़े को हम अलग से दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल कैप्सूल की तरह लग रहा है। इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? तो चूंकि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस कैप्सूल का वॉल्यूम बताइए, इस एलिमेंट का वॉल्यूम बताइए। तो इस एलिमेंट का एरिया है A और इसका लेंथ है DL, तो इसका वॉल्यूम होगा ADL, होगा कि नहीं? एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं। ये एक सिलेंडर के जैसा है तो इसका वॉल्यूम है ADL। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो ADL वॉल्यूम में कितना होगा इलेक्ट्रॉन? NaDL। इसका मतलब इस कैप्सूल के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई NaDL, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई कूलम का चार्ज है तो इस कैप्सूल के अंदर टोटल चार्ज Q का मान कितना हो जाएगा? तो इस कैप्सूल के अंदर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? NaDL यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज है तो टोटल चार्ज हो गया माइनस NaDle। यह टोटल चार्ज हो गया इस कैप्सूल के अंदर। अब ये जो लेंथ है DL, इसको हम वेक्टर मान सकते हैं। चूंकि करंट ऊपर के डायरेक्शन में है तो वेक्टर DL का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये वेक्टर DL हो गया, ठीक है। और इस कैप्सूल को इस छोटे से लेंथ DL के अंदर टोटल कितना चार्ज है? Q। तो इस Q चार्ज का, ये Q चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है? मतलब इस कैप्सूल के अंदर जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सब मूव कर रहा है या रुका हुआ है? तो चूंकि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा Vd, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज है Q, इस अब मान के चलिए कि यह जो एलिमेंट है DL, तो ये DL वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और ये जो Q चार्ज है, Q चार्ज का वेलोसिटी Vd है नीचे की ओर, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये देख रहे हैं इसी के पैरेलल यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ये चार्ज मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है चूंकि करंट ऊपर जा रहा है। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो मान लेते हैं Vd और B के बीच का एंगल है थीटा। अब जब हम Vd और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो अपवर्ड जाएगा। तो Vd क्रॉस B का डायरेक्शन किधर जाएगा? ऊपर की ओर। और DL क्रॉस B क्लॉकवाइज जाएगा। देखिए ना, DL क्रॉस B क्लॉकवाइज जाएगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा। तो इस कागज के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर मान लेते हैं एक यूनिट वेक्टर n कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, यानी हम डॉट से दिखा सकते हैं n कैप को, ठीक है। अब जरा सोचिए, यह चार्ज Q है जो Vd वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड B में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इस पूरे डायग्राम को ऐसे समझिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें ये Q चार्ज है जो Vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vd वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में। और यह Q चार्ज कहाँ है? यह Q चार्ज इस DL लेंथ के अंदर है। Q चार्ज का मतलब इतना सारा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो चूंकि यह Q चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B में, तो इस पे फोर्स लगेगा। इस पर लगने वाला फोर्स मान लो DF है, तो इस DF का वैल्यू कैसे लिखेंगे? इस DF का वैल्यू लिखेंगे DF बराबर Q Vd क्रॉस B, ठीक है। DF का वैल्यू क्या लिखेंगे? Q Vd क्रॉस B। Q का वैल्यू कितना है? माइनस NaDle, तो माइनस NaDle इंटू Vd क्रॉस B। ये हो गया वेक्टर DF का मान। ये DF है इस छोटे से एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स। तो इस छोटे से टुकड़े पे लगने वाला फोर्स DF का वैल्यू Q Vd क्रॉस B, क्योंकि इस टुकड़े के अंदर टोटल Q कूलम का चार्ज है जो Vd वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा Q Vd क्रॉस B। Q का वैल्यू हो गया NaDle Vd क्रॉस B। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस NaDle Vd क्रॉस B का कैसे मान लिखते हैं? A क्रॉस B का मान लिखते हैं AB साइन थीटा n कैप।
वी डी क्रॉस बी का मान लिखेंगे वी डी बी साइन, दोनों के बीच का एंगल देखो, वी डी और बी इस दोनों के बीच का एंगल यहां पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, वेक्टर वी डी और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। रुकिए, लाइट कम हो रहा है, थोड़ा सा लाइट का इंतजाम करने दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। तो वी डी क्रॉस बी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वी डी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन देने के लिए एक यूनिट वेक्टर देंगे एन कैप। वी डी क्रॉस बी जब निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन ई वी डी, एन ई वी डी इसको हम करंट डेंसिटी जे कहते हैं, जे बराबर होता है एन ई वी डी। उसके बाद ए, उसके बाद लिखिए डी एल, फिर बी, फिर साइन, यहाँ साइन हम 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही होता है। ये एन कैप है, इस माइनस को उठा के इधर कर दो तो ये माइनस एन कैप हो गया, ये माइनस आगे था ना, इसको इधर डाल दो तो ये माइनस एन कैप हो गया, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। अब देखिए J इंटू ए, इसको हम करंट I कहेंगे, फिर क्या हो गया डी एल बी साइन 180 माइनस थीटा माइनस एन कैप, इसको हम लिख सकते हैं डी एल क्रॉस बी। ये मैंने कैसे लिखा, तो डी एल क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, डी एल क्रॉस बी का वैल्यू होगा डी एल इंटू बी इंटू साइन, इस दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा, तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो अब जरा बताओ डी एल क्रॉस बी क्या होगा, तो डी एल क्रॉस बी हो जाएगा डी एल बी साइन 180 माइनस थीटा, और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा तो माइनस एन कैप देंगे। तो देखो यहां पर डी एल बी साइन 180 माइनस थीटा माइनस एन कैप, तो इसको हम डी एल क्रॉस बी लिख देंगे। तो आई डी एल क्रॉस बी ये हो गया डी एफ, यानी उस छोटे से टुकड़े डी एल पर लगने वाला फोर्स निकल गया। तो पूरे तार पर कितना फोर्स लगेगा, एफ, जिसको हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी एफ। ये एक छोटा सा टुकड़ा है डी एल, इस पर लगने वाला फोर्स डी एफ है। ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा होगा डी एल डी एल डी एल, इस पूरे तार में हजारों करोड़ों टुकड़ा होगा, और प्रत्येक टुकड़ा पे डी एफ फोर्स लग रहा है, तो पूरे तार पर लगने वाला फोर्स एफ निकलेगा कि नहीं। तो एफ का मान कैसे निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे इंटीग्रेशन डी एफ। अब डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो डी एफ का वैल्यू लिखेंगे आई डी एल क्रॉस बी। चूंकि आई कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, डी एल अंदर रह गया, और ये बी क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी इंटीग्रेशन के अंदर केवल डी एल वेक्टर रह गया। चूंकि बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये वैरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फील्ड है, इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब जरा सोचिए वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वायर टेढ़ा है, ये एक टेढ़ा तार है, इसमें जितना भी डीएल वेक्टर होगा, यहां से स्टार्टिंग से आपको दिखा रहे हैं, यहां से स्टार्ट करो डीएल 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 डीएल, सारे डीएल वेक्टर को हम अगर इंटीग्रेट करें तो सीधा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक एल डैश वेक्टर प्राप्त होगा।
अगर सारे डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करें तो कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, एल डैश। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आई इंटू एल डैश क्रॉस बी। यही फॉर्मूला होता है इस वायर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का, आई एल डैश क्रॉस बी, आई एल डैश क्रॉस बी। क्लियर है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए, मान के चलिए कि अगर वायर सीधा हो, स्ट्रेट वायर हो, मान के चलिए एक एकदम स्ट्रेट वायर है और इस वायर का लेंथ है एल, इस पूरे तार की लंबाई एल है और बिल्कुल स्ट्रेट वायर है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस करंट कैरिंग वायर पर इस फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इस फोर्स का वैल्यू होगा एफ बराबर आई, यहां पर जितना भी डीएल वेक्टर होगा सारे डीएल वेक्टर को अगर इंटीग्रेट करें तो यहां पर टोटल, चूंकि ये स्ट्रेट वायर है तो यहां पर एल वेक्टर मिलेगा। सारे डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो स्ट्रेट वायर है इसके लेंथ को हम वेक्टर मान सकते हैं कि नहीं। अगर कोई तार सीधा है तो उसके लेंथ को हम वेक्टर मान सकते हैं। करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो यह लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ये एल वेक्टर। तो एल डैश के बदले यहां पर क्या आ जाएगा, एल वेक्टर क्रॉस बी। तो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई एल क्रॉस बी और टेढ़ा तार के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई एल डैश क्रॉस बी। ये जनरल फॉर्मूला है आई एल डैश क्रॉस बी, ये सभी तरह के वायर के लिए है। लेकिन अगर वायर स्ट्रेट होगा तो एल डैश के बदले एल आ जाएगा। इस स्ट्रेट वायर का लेंथ एल है तो इसको हम एल वेक्टर मान सकते हैं। क्लियर है। ये जो डीएल वेक्टर है, सारे डीएल वेक्टर को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ से ये सीधा एल वेक्टर मिल जाएगा, आई एल डैश क्रॉस आई एल क्रॉस बी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मॉड अगर निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें तो वैल्यू हो जाएगा आई एल बी साइन। अब मान लीजिए ये लेंथ वेक्टर ऊपर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो आई एल बी साइन थीटा होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो एल क्रॉस बी, ये एल क्रॉस बी के तरफ होगा एफ का डायरेक्शन। तो एल क्रॉस बी करने पर क्लॉकवाइज आ रहा है यानी डाउनवर्ड होगा, इस पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर नीचे की ओर, यानी इस पूरे तार पर इस फील्ड के कारण नीचे की ओर बल लगेगा। जबकि यह फील्ड किधर है, पेपर के प्लेन में है और यह वायर भी क्या है, पेपर के प्लेन में है और वायर पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, अंदर की ओर। अगर यह थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी इस वायर पर जो फील्ड हो वो, जैसे ये वायर है स्ट्रेट वायर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द वायर। मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ एल के बीच का एंगल 90 हो तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 होगा। थीटा अगर 90 हो जाए तो आई एल बी, जिसको हम लिख सकते हैं बी आई एल, इसको हम पढ़ेंगे बिल। तो एफ बराबर बी आई एल। ये बिल फार्मूला काम कब करेगा, ये बिल फार्मूला काम तब करेगा जब वायर सीधा हो, उसका लेंथ एल हो, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा हो और वह मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली रखा हुआ हो, तभी यह बिल फार्मूला अप्लाई होगा। फिर समझिए कंडीशन क्या है, स्ट्रेट वायर हो, सीधा तार, लंबाई एल हो, करंट आई हो, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हो, यह मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हो, यूनिफॉर्म हो और वो 90 डिग्री पर रखा हो, तब ये फार्मूला लगेगा। डायरेक्शन होता है एल क्रॉस बी के अलोंग, एल क्रॉस बी कर लो, ये बी वेक्टर इधर है, इधर ये बी वेक्टर है, ये एल वेक्टर है, क्रॉस करोगे डाउनवर्ड जाएगा, क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लियर हो गया। अब मान के चलिए अगर एक तार है जो कि क्लोज्ड लूप है, एक तार है जो कि बंद लूप के तरह है और इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस तार को अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड बी में रख दें तो क्या इस पर क्या फोर्स लगेगा। अगर एक क्लोज्ड लूप है, एक तार है जो एक बंद लूप की तरह है, उसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम फील्ड बी में रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, आई एल डैश क्रॉस बी। यहाँ पर जितना भी डीएल वेक्टर होगा सबको अगर इंटीग्रेट करोगे तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये बंद लूप है। तो ये डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन लेते हैं एल डैश का वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर आता है कि अगर एक लूप को, अगर किसी लूप को, धारावाही लूप को, अगर किसी धारावाही लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड बी में रखें तो उस फील्ड के कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना आएगा, जीरो।
ठीक, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस पे टॉर्क लगता है। टॉर्क मतलब बला घूर्णन, और उस टॉर्क के चलते यह गोल गोल ऐसे करके रोटेट करने लगता है, इसमें घूर्णन गति आता है। टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इस पे टॉर्क क्यों जीरो नहीं होगा और कितना टॉर्क लगेगा, यह हम आगे के क्लास में आपको डिस्कस करके बताएंगे। अभी सीधा जानिए कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड बी में रखेंगे, तो उस लूप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन उस लूप पर एक टॉर्क जरूर लगेगा। अगर वायर सीधा हो और फील्ड परपेंडिकुलर हो तो बिल फार्मूला लगता है। अगर वायर टेढ़ा हो तो ये जनरल फार्मूला आई एल डैश क्रॉस बी, ये एल डैश मतलब वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन है एल डैश। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आज दे दिया, अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, विद्युत धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल। यह एक टेढ़ा तार है, इसमें करंट आई ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस तार के पर यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, चूंकि मेटल का वायर है। इस वायर को हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। यह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया डीएल। डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, चूंकि करंट ऊपर जा रहा है। इसके अंदर जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वह नीचे की ओर मूव कर रहा है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। वीडी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। वीडी क्रॉस बी अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है। और डीएल क्रॉस बी डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस एन कैप होगा। वीडी क्रॉस बी का वैल्यू लिखेंगे वीडी बी साइन थीटा एन कैप। डीएल क्रॉस बी का वैल्यू लिखेंगे डीएल बी साइन 180 माइनस थीटा माइनस एन कैप। फिर से बोलिए, वीडी क्रॉस बी का क्या मान होगा, वीडी बी साइन थीटा प्लस एन कैप। डीएल क्रॉस बी का मान होगा डीएल बी साइन 180 माइनस थीटा माइनस एन कैप। इस डीएल एलिमेंट के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही चार्ज है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है क्यू। यह क्यू चार्ज वीडी वेलोसिटी से इस फील्ड बी में मूव कर रहा है, तो इस छोटे से टुकड़े पर यानी इस चार्ज क्यू पर एक फोर्स लगेगा डीएफ। इस डीएफ को इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर के लिए, तो इस पूरे वायर पर लगने वाला फोर्स एफ निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करिए लिखना। कंसीडर अ करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। यह मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना नहीं है, यह किसी दूसरे के फील्ड में रखा हुआ है। और याद रखिए, कोई भी डॉक्टर हो वह किसी दूसरे का इलाज करता है, वह अपने घर के लोगों का इलाज नहीं करता। कोई भी डॉक्टर अपने घर के लोगों का, अपने बेटे का बेटी का ऑपरेशन खुद नहीं करता, किसी दूसरे डॉक्टर से करवाता। कोई भी वायर में अगर करंट है, उस करंट के कारण उस वायर के चारों तरफ फील्ड बनता है, तो उस फील्ड के कारण इस वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी किसी धारावाही तार, किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड बनता है, तो उसके अपने फील्ड के कारण उस पर फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर उसी करंट कैरिंग वायर को हम किसी दूसरे वायर के फील्ड में रख दें, तो इस वायर पर फोर्स लगता है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में रखिए कि किसी धारावाही तार के खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल शून्य होता है, लेकिन इसी धारावाही तार को अगर किसी दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल लगता है। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द वायर। माना एक धारावाही तार एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तार का एक छोटा सा एलिमेंट यानी अवयव डीएल है। लेट एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट डीएल विल बी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट डीएल विल बी, यानी एलिमेंट डीएल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaDl। चूंकि n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो ADl उस छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम क्या होगा, ADl, तो ADl मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, NaDl। इसलिए टोटल चार्ज इन द एलिमेंट डीएल विल बी, तो एलिमेंट डीएल में टोटल चार्ज Q माना जाए तो Q का मान कितना होगा, चूंकि इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पे माइनस कूलम चार्ज है, तो टोटल इतना चार्ज होगा -NaDle। एलिमेंट डीएल में टोटल चार्ज कितना होगा, -NaDle। सिंस Q चार्ज इज मूविंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इन मैग्नेटिक फील्ड B, चूंकि Q चार्ज वो जो एलिमेंट डीएल है उस एलिमेंट डीएल के अंदर Q चार्ज है और वह Q चार्ज कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vd वेलोसिटी से। चूंकि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में Vd वेग से गति कर रहा है, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एलिमेंट डीएल विल बी, अतः एलिमेंट डीएल पर लगा मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल होगा Df बराबर Q Vd क्रॉस B। Q का वैल्यू कितना है, -NaDle इंटू Vd क्रॉस B, -NaDle Vd क्रॉस B का वैल्यू होगा Vd B sin थीटा n कैप, वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। Df बराबर -NeVd, इसको एक साथ लिखिए, फिर A लिखिए, फिर Dl लिखिए, फिर B sin थीटा लिखिए और लास्ट में n कैप लिखिए, यानी सारे टर्म को आगे पीछे अरेंज करके लिखिए क्योंकि सारा टर्म मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर मैंने एक अलग से डायग्राम बना दिया है आपके सुविधा के लिए। यह आपका Vd वेक्टर नीचे है, B वेक्टर इधर है और ये लेंथ वेक्टर Dl ऊपर है। Vd और B के बीच का एंगल थीटा है और ये n कैप यूनिट वेक्टर है जो पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये Dl और B के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। NeVd को J कहते हैं क्योंकि J बराबर NeVd होता है। A Dl B साइन थीटा को लिख सकते हैं sin 180 माइनस थीटा और ये n कैप। J इंटू ए को I लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इंटू एरिया बराबर करंट। DLB sin 180 माइनस थीटा और इस माइनस को उठा के यहां डाल दो तो ये -n कैप। अब देखो DLB sin 180 माइनस थीटा माइनस n कैप, ये हो गया DL क्रॉस B, तो ये DF निकल गया। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द होल वायर विल बी, पूरे तार पर लगने वाला फोर्स F होगा इंटीग्रेशन DF। अब DF को इंटीग्रेट कर लो तो DF का इंटीग्रेशन हो जाएगा, DF का मान कितना निकाले थे, I DL क्रॉस B, यहां पर I DL का इंटीग्रेशन L डैश होगा और ये B चूंकि यूनिफॉर्म है बाहर निकल जाएगा तो I L डैश क्रॉस B। ये जितना भी इसके अंदर DL होगा सबको अगर जोड़ दें तो सारे वेक्टर DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये L डैश वेक्टर, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखिए स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस है फॉर स्ट्रेट वायर हैविंग लेंथ L, अगर वायर स्ट्रेट हो और जिसका लेंथ L हो, करंट I फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा I। अगर सीधा तार है तो L डैश वेक्टर के जगह हम L वेक्टर लेंगे, L क्रॉस B बताए थे। ये जितना भी DL होगा इसके अंदर सबको इंटीग्रेट करोगे तो सीधा L आएगा और टेढ़ा वायर होगा तो DL वेक्टर का इंटीग्रेशन L डैश आएगा, तो यहाँ IL क्रॉस B होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ILB साइन थीटा, डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, चूंकि L वेक्टर किधर है, ऊपर, ये L वेक्टर ऊपर क्यों लिया गया, क्योंकि करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, तो L क्रॉस B करिए, ये L क्रॉस B करोगे क्लॉकवाइज आ रहा है, डाउनवर्ड जाएगा। अगर यह थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा,
मतलब अगर ये वायर स्ट्रेट हो, लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है, यानी एक सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र B में एकदम लंबवत रख दिया जाए तो फोर्स हो जाएगा ILB sin 90, sin 91 हो गया तो ILB को लिखेंगे BIL। तो ये बिल फॉर्मूला याद रहेगा कि अगर एक सीधे तार को हम मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखेंगे तो फोर्स लगेगा BIL, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, L क्रॉस B कर दो। यहाँ पे L क्रॉस B करोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। इफ द वायर इज अ क्लोज्ड लूप, अगर वायर एक क्लोज्ड लूप होगा तो L डैश वेक्टर 0 होगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क उस पर लगेगा। टॉर्क विल नॉट बी 0, टॉर्क लगेगा। इस टॉर्क का वैल्यू हम आगे वाले क्लास में बताएंगे। थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड इज 0। किसी वायर पर अपने ही फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता। कोई डॉक्टर अपने ही घर के लोगों का इलाज नहीं करता, किसी वायर पर अपने ही फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगता। यहां पर मैंने नोट पॉइंट लिया है फॉर ए सर्कुलर क्लोज्ड लूप। यह एक तार है जो वृत्ताकार है, इसका रेडियस r है। इसके अंदर जितना भी dl होगा, सारे dl को इंटीग्रेट करोगे तो इसका टोटल लेंथ 2πr आएगा, लेकिन dl वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे तो 0 आएगा। ये सब एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो आज ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ। एक और टॉपिक पढ़ाना है जो बहुत छोटा सा है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, वो भी आप देख लें। यहां तक लिख लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पहला है फॉर हॉरिजॉन्टल वायर, राइट साइड ऑफ वायर हैज अपोजिट फील्ड। फॉर हॉरिजॉन्टल वायर, राइट साइड ऑफ वायर हैज अपोजिट फील्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी तार हो, उस तार के दाहिने तरफ यानी राइट साइड हमेशा उल्टा फील्ड होता है। ये बात आप याद रखें, किसी भी तार के दाहिने तरफ उल्टा फील्ड होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वायर हो चाहे वर्टिकल वायर हो, उसके राइट साइड में हमेशा अपोजिट फील्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे क्या मतलब निकल रहा है। यह एक तार है, पहले इसको समझिए। यह एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यह एक सीधा तार है जिसमें करंट किधर फ्लो रहा है, ऊपर। और यह तार इस पेपर के प्लेन में रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। जैसे इस कलम को अगर हम ऐसे रख दें तो यह कलम किस पेपर में, किस प्लेन में है, कागज के तल में यह पेन रखा हुआ है। उसी तरह से यह तार जो है यह पेपर के प्लेन में है, और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आगे की ओर, ऊपर की ओर। तो इस वायर का जो राइट साइड होगा, इधर ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब खुद भी देखो, राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा, तो राइट साइड यानी दाहिने तरफ डाउनवर्ड फील्ड होगा। यानी अगर करंट अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड हो गया, यानी राइट साइड हमेशा अपोजिट फील्ड होता है। अपवर्ड करंट है, डाउनवर्ड फील्ड हो गया, और इधर अपवर्ड हो जाएगा। अब इस वायर में देखिए, यह भी वायर कागज के तल पे रखा हुआ है इस तरह से, और करंट किधर है, करंट डाउनवर्ड है, यानी करंट नीचे की ओर ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट नीचे की ओर आ रहा है, तो इसके दाहिने तरफ जो होगा उल्टा फील्ड होगा। तो करंट चूंकि डाउनवर्ड है तो इधर अपवर्ड फील्ड हो जाएगा। आप देखिए, करंट डाउनवर्ड है तो राइट साइड में अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, यानी राइट साइड हमेशा उल्टा डालना है। अब ये तार देखो, ये तार भी स्ट्रेट वायर है, पेपर के प्लेन पर रखा हुआ है, करंट आगे की ओर जा रहा है। अगर हम इधर से खुद को रख कर देखें तो राइट साइड इधर आएगा। एक बार आप इधर रह के देखिए, इधर से, इस डायरेक्शन से, इधर से, इसके राइट साइड किधर आएगा, इधर नीचे। नीचे को राइट बोलेंगे, ऊपर को लेफ्ट बोलेंगे, तो राइट साइड उल्टा फील्ड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वायर में करंट उधर जा रहा है, अपवर्ड, तो अपवर्ड जा रहा है तो इधर क्या आएगा, डाउनवर्ड फील्ड आएगा। इसमें देखिए, इसमें करंट इधर आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो अगर हम इधर से रह के देखें, इधर से देखिए, तो राइट साइड किधर आएगा,
आप इधर से रहकर देखो तो आपका राइट साइड किधर आएगा, इधर नीचे, तो नीचे राइट हो गया, ऊपर लेफ्ट हो गया। करंट डाउन आ रहा है तो डाउन आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, अप फील्ड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, फॉर वर्टिकल वायर राइट साइड ऑफ वायर एज अपोजिट फील्ड। अब मान लीजिए यहां पर एक वायर है, यह वायर पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, ऐसे खड़ा वायर है, इस कागज के तल पर लंब ऊपर की ओर है और करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो चारों तरफ फील्ड बनेगा। यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस होगा यानी अंदर की ओर, और यहां पे फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यहां पर वायर जो है वर्टिकल है, कागज के तल पर लंबवत ऊपर की ओर है, तो जब वायर ऊपर की ओर है इस तरह से, यह पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है और करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर, तो यहां पर जो फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, यानी अपवर्ड करंट है तो राइट साइड क्या हो गया, डाउनवर्ड फील्ड। ये जो डाउनवर्ड है ये पेपर के प्लेन पर डाउनवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वायर ऐसे वर्टिकल वायर है तो ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो ये अंदर का मतलब हो गया कि पेपर के प्लेन में फील्ड होगा इधर अंदर की ओर, और ये आगे हो जाएगा। यहां पर देखिए ये वायर इस तरह से है, डाउनवर्ड करंट है, नीचे की तरफ है, तो यहां पर फील्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड, यानी फील्ड यहां पर आगे होगा, फील्ड यहां आगे होगा और इधर फील्ड पीछे होगा, यानी किसी तार के दाहिने तरफ हमेशा उल्टा फील्ड बनता है। अगर करंट डाउन जा रहा है तो इधर आगे फील्ड आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा। अगर सीधा तार है ऐसे वर्टिकल, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज सर्किल से दिखाएंगे, तो क्लॉकवाइज सर्किल में टेंजेंट किधर आएगा, आगे, और इसमें किधर जाएगा, पीछे। हम जान रहे हैं आप लोग को मुश्किल हो रहा है समझने में, लेकिन मजबूरी है, ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बेटर आप समझ पाते, फिर भी कोशिश करें समझने की। थर्ड पॉइंट है फॉर सर्कुलर वायर, अगर सर्कुलर वायर हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए अपवर्ड फील्ड होगा, क्लॉकवाइज करंट के लिए डाउनवर्ड। ये सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पर अपवर्ड फील्ड होगा, और ये क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पे डाउनवर्ड फील्ड होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़िए। देखिए ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ऑफलाइन क्लास का अलग मज़ा है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना एक मजबूरी है। तो अभी आप लोग पढ़िए ऐसे ही, फिर ऑफलाइन में अगर पॉसिबल हो तो आप लोग आइए 1 तारीख से। ठीक है, थैंक यू।